Hello, my dear friends. Once again, you all are very welcome in स्कोर केमिस्ट्री ऐप। मेरे सभी बच्चों, आप सभी लोगों का स्कोर केमिस्ट्री ऐप में हमेशा की तरह बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली लेक्चर में मैंने आपको फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था और मैंने बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज रीमर-टीमन और कोलबेस रिएक्शन के बारे में भी दोस्तों बताया था। दोस्तों, पिछली लेक्चर में हमने सिर्फ सैलिसिलिक एसिड सैलिसिल्डिहाइड के एप्लीकेशन को जाना था कि भाई ये एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और सैलॉल को बनाने के काम में आता है। प्लस मैंने बच्चों आपको सिर्फ रीमर-टीमन रिएक्शन के रिएजेंट और उस रिएक्शन को याद करने के लिए बोला हुआ है। दोस्तों, आज जब मैं मानता हूं कि आपने रीमर-टीमन रिएक्शन को अच्छे से याद कर लिया और दूसरी ऐसी रिएक्शन को भी याद कर लिया, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन की डिटेल्ड मैकेनिज्म। बच्चों, डिटेल मैकेनिज्म जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये लेक्चर हमारा बेस्ड है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। क्यों पूरा का पूरा इंटायर लेक्चर डेडिकेटेड? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, रीमर-टीमन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और सारे बच्चे, चाहे वो स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेन या नीट की, आप सभी बच्चों को बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी बच्चों। उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चों आप रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, आप बच्चों उसके ऊपर रिलेटेड अच्छे सवालों को बच्चों आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों 2013 आईआईटी एडवांस में हमसे बच्चों एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन के ऊपर ये सवाल आया था और ये सवाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको रीमर-टीमन रिएक्शन की डिटेल मैकेनिज्म बच्चों पता है। इसके अलावा अगर हम इन नॉन कन्वेंशनल सवालों को देखें जो कि अब तक तो नहीं आए हैं लेकिन बच्चों कभी भी आ सकते हैं, because they are also related to mechanism of रीमर-टीमन रिएक्शन, तो इनको भी दोस्तों समझने के लिए आपको मैकेनिज्म की डिटेल एनालिसिस, डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है। इसी तरह से बच्चों ये सवाल जो एक बहुत ही प्यारा सवाल है रीमर-टीमन के ऊपर, तो ये सारे अच्छे सवालों को बच्चों समझने के लिए आपको मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म को। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रीमर-टीमन की रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन बताई थी कि भाई रीमर-टीमन के लिए हमें चाहिए फिनॉल। उसमें 3 स्टेजेस बच्चों मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई आप अभी पहले 3 स्टेजेस को याद करिए और उससे दोस्तों हमको क्या मिलेगा, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड इन मेजर अमाउंट। पैरासैलिसिल्डिहाइड भी बनेगा बट वो माइनर होगा, हमें ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड चाहिए और वही दोस्तों हमारा यहाँ पे रीमर-टीमन में मेजर मात्रा में बनता है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड से बनते हैं। सो ये दोस्तों हमारे रिएजेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको 3 पार्ट में रिएक्शन बताई थी इसलिए सो दैट आपको मैकेनिज्म में बच्चों हेल्प मिले। लेकिन दोस्तों जब हम किताबों में या सवालों पे बच्चों जब बात करेंगे तो शायद हो सकता है दोस्तों सवालों में आपको ये स्टेप ना मिले, हो सकता है शायद सवालों में ये स्टेप ना मिले। अकेला बच्चों इसी स्टेप में भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर आप बच्चों 3 स्टेजेस में लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा इंप्रेशन आएगा और अगर मान लीजिए हम लोग उससे हमको मैकेनिज्म कोई बच्चों याद करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो रिएक्शन ऐसे भी आपको समझ जाना रीमर-टीमन हो रही है और जैसे मैंने बताया वैसे ही बच्चों आपको समझ जाना रीमर-टीमन हो रही है। अब बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसको आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्ड वे में आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है रीमर-टीमन रिएक्शन में स्टेप 1। बच्चों चूंकि रीमर-टीमन में जो कंडीशन है, रीमर-टीमन रिएक्शन की जो कंडीशन है, इट्स अ बेसिक एनवायरनमेंट। वी हैव बेसिक एनवायरनमेंट। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन में हमने बेसिक एनवायरनमेंट लिया हुआ है, बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और NaOH दोनों मौजूद है एंड बिकॉज ऑफ दिस NaOH यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, फिनॉल जो कि एक एसिडिक होता है because of resonance aromatic alcohols are more acidic than aliphatic alcohol, तो फिनॉल जो कि एक एसिड है ये हमारा रीमर-टीमन में यूज होने वाले बेसिक एनवायरनमेंट में, बेसिक NaOH में ये बच्चों रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, सॉल्ट। दोस्तों ये क्या बना देता है, सॉल्ट। सो वी गेट दिस फिनॉक्साइड आयन। आपको इसके लिए अलग से बेस लेने की जरूरत नहीं है, जो आपने सेकेंड स्टेज में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH डाला है उसी का ही NaOH यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, बट द नंबर 1 इज थिंग, दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन। बस उस चीज को याद रखिए, ना सब्स्टिट्यूशन तेज होती है, ना एलिमिनेशन तेज होती है, ना एडिशन तेज होती है, सबसे तेज होती है एसिड बेस।
So phenol being an acid will definitely react with NaOH and will form phenoxide ion. ठीक है बच्चों, क्या बनाएगा? phenoxide ion बनाएगा। ये हमारा दोस्तों phenoxide ion फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? हमारा phenoxide ion बनेगा। अब ये जो phenoxide ion होता है दोस्तों, ये जो phenoxide ion होता है, इस phenoxide ion में प्लस एन इफेक्ट भी है क्योंकि O माइनस के पास लोन पेयर है, प्लस इसका प्लस आई इफेक्ट भी है। बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस एम एंड प्लस आई, फिनॉक्साइड आयन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का मेजर अटैक कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल का मेजर अटैक कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा। फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल का मेजर अटैक पैरा पे होता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में चूंकि प्लस आई है, OH का माइनस आई होता है बट O माइनस का प्लस आई होता है। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा से अधिक है, प्लस आई वहां पे अधिक होगा। तो जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पे अटैक करना बेटर होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल अधिक होती है। ठीक है, तो ये चीज बच्चों समझिएगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज ये समझनी है कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो बंदा यूज हो रहा है दैट इज नॉट फिनॉल, दैट इज फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये चीज। सो ये हमारा पहला पार्ट स्टेज जो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों बारी आती है स्टेप 2 की। रीमर टीमन रिएक्शन में अब बारी आती है बच्चों स्टेप 2। सो व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2? But in step 2, we have a mixture of chloroform. We have a mixture of chloroform and NaOH. We have a mixture of chloroform and NaOH. Guys, chloroform, although एक कोई इसमें एसिडिक फंक्शन ग्रुप तो लगा हुआ नहीं है, बट चूंकि रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म में हम देखें तो देयर आर 3 क्लोरीन्स। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस 3 क्लोरीन, ये जो हाइड्रोजन होता है हल्का सा एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, प्लस एक बहुत जबरदस्त लाजवाब बहुत बेहतरीन चीज भी अभी होगी कि अगर हम बच्चों इस एसिडिक हाइड्रोजन को NaOH से निकलवा दें तो यहाँ पे दोस्तों ये स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। बेटा किस स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा? ये CCl3 माइनस प्लस जो H प्लस है उसको OH माइनस निकाल करके ले गया, वी गॉट आवर H2। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस CCl3 माइनस इज ये CCl3 माइनस काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये CCl3 माइनस काफी ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट ये जो CCl3 माइनस होता है दोस्तों, प्लीज डू रिमेंबर, ये CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस। ये CCl3 माइनस हमारा CF3 माइनस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता है ये भी आपको बता दें, क्योंकि बच्चों CCl3 माइनस में कार्बन का जो लोन पेयर है ये क्लोरीन की एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई भी लग जा रहा है, प्लस क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग इफेक्ट, या आप कह सकते हैं कि माइनस एम इफेक्ट भी बच्चों यहाँ पर लग जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो अपनी एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और प्लस एक क्लोरीन नहीं 3 क्लोरीन है। सो जिसके कारण से कंबाइंड माइनस आई और बैक बॉन्डिंग के कंबाइंड इफेक्ट से CCl3 माइनस CF3 माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना, CCl3 माइनस CF3 माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। सो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ CCl3 माइनस ये रिएक्शन हमारी हो जाती है। क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करके CCl3 माइनस बनाता है क्योंकि CCl3 माइनस काफी स्टेबल होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली सभी ट्राई हैलाइड एनाइंस में सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है इसको भी जरा समझ लेते हैं। इस CCl3 माइनस के बाद क्या होगा इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो CCl3 माइनस है इसमें अब अगर हम देखें तो एक चीज ऑपरेट हो रही है। क्या? देयर इज अ ट्रेमेंडस लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे बहुत जबरदस्त मात्रा में बच्चों लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे कार्बन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर, सो इतने सारे लोन पेयर हैं, दे रिपेल ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन यहाँ पे दोस्तों कार्बन का जो लोन पेयर है वो Cl माइनस को रिपेल आउट कर देता है। ठीक है, इतने सारे लोन पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ से बच्चों Cl माइनस इजेक्ट हो जाता है, और Cl माइनस के इजेक्ट होते ही हमको मिल जाता है यहाँ पे अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट, विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। हमारा बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। सो रीमर टीमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज आवर डाइक्लोरोकार्बीन। यही दोस्तों हमारा यहाँ पे रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है।
अब जरा हमको चीजों को समझने के लिए जरा बच्चों कार्बीन के बारे में भी बच्चों थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना चाहिए कि व्हाट इज कार्बीन, किस तरह से रिएक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, इनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रीमर टीमन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं और अब कार्बीन के विषय में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कार्बीन होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बीन या फिर कोई भी कार्बीन होता है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज कार्बन होगा, उसके दो बॉन्ड पेयर होंगे, ये दो बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ भी होते हैं, हैलोजन के साथ भी होते हैं, प्लस यहाँ पे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव अ कार्बन with two bond pair, so we have a carbon with two bond pair plus two non-bonding electrons, बच्चों ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इनको हमने लोन पेयर नहीं कहना है, क्योंकि दो तरह की कार्बीन होती हैं, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, तो ये लोन पेयर के फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन सिंगलेट कार्बीन में ये दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तब ये लोन पेयर बन जाएंगे, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ही रूप में रहेंगे। ठीक है, तो कार्बीन क्या होता है, कार्बीन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन के दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं प्लस दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो टोटल बच्चों यहाँ पे हम देखें तो शेयरिंग के हिसाब से कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन और ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। सो जिस कारण से यहाँ पे कार्बन इज न्यूट्रल, कार्बीन में कार्बन इज न्यूट्रल बट इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कार्बन न्यूट्रल तो है बट इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज होता है ये। ठीक है, सो कार्बीन दो तरीके की होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कार्बीन दो तरीके की होती है। माय डियर फ्रेंड्स, कार्बीन बच्चों दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। सो द ट्रिपलेट कार्बीन इज दिस, जिसमें कि हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं they are present in different p orbitals, so it is sp hybridized and it is linear। ठीक है, this is triplet carbene and this is singlet carbene। ये होती है बच्चों सिंगलेट कार्बन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, दैट इज सिंगलेट कार्बन। इट इज sp2, दो सिग्मा बॉन्ड का एक लोन पेयर, एंड इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, दो तरीके की कार्बन होती है सिंगलेट और ट्रिपलेट, डिपेंडिंग कि दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट, और अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का नाम ट्रिपलेट इसलिए होता है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक तरीका होता है जिससे हम मॉलिक्यूल को देखते हैं, एक मशीन होती है, एक साइंस होती है जिससे कि हम लोग मॉलिक्यूल को देखते हैं। जैसे एक्सरे होता है वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। सो ट्रिपलेट कार्बीन का नाम ट्रिपलेट इसलिए होता है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके लिए 3 लाइंस हमको मिलती हैं। तो जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं देन वी गेट अ पेयर ऑफ 3 लाइंस, जिस कारण से हम इसको ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। और सिंगलेट कार्बीन में एक ही लाइन मिलती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर है, हमारे केस में IIT JEE नीट के केस में इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में अगर हम बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अधिक होता है, और चूंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है। सो वी कैन से दैट इन जनरल ट्रिपलेट कार्बीन is more stable. In general, triplet carbene is more stable than singlet carbene. Because of lesser electron repulsion.
क्योंकि यहाँ पे सिंगलेट, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर चीज है। लेकिन गाइस प्लीज डू रिमेंबर, जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है, दैट वर्ड इज जनरल। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बिकॉज द रीजन इज व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बीन, जब हम बच्चों अलग अलग कार्बीन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने बोला था कि भाई जो हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात की है, दैट्स अ जनरल फिनोमेना, दैट इज नॉट वैलिड ऑलवेज, बिकॉज व्हेन वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बीन, बट वी फाउंड कि नॉर्मल कार्बीन में बच्चों, जो नॉर्मल कार्बीन होता है उसमें तो ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, बट इन केस ऑफ स्पेशल कार्बीन विच इज डाई हेलो कार्बीन, जो कि रीमर टी1 में फॉर्म हो रही है। ठीक है, रीमर टी1 में फॉर्म होने वाली डाई हेलो कार्बीन, जहां पे कार्बन ने दो बॉन्ड हैलोजन के साथ बनाए हैं, जिसे कहते हैं डाई हेलो कार्बीन, उनमें माय डियर फ्रेंड्स सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो हैलोजन वाले केस में बच्चों सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और बैक बॉन्डिंग के कारण इस कार्बीन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कुछ हद तक दूर हो जाती है। तो सिंगलेट कार्बीन में बैक बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, बट ट्रिपलेट में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डाईहेलो कार्बीन, लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है बच्चों, डाईहेलो कार्बीन के केस में क्या होता है, पहली चीज तो दोस्तों आपने ये याद रखनी है कि जो हैलोजन्स होते हैं, ठीक है, पहली चीज तो दोस्तों आपने ये याद रखनी है कि डाईहेलो कार्बीन के केस में जो हैलोजन होता है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। हैलोजन में दोस्तों पहली चीज याद रखनी है कि माइनस आई इफेक्ट इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट। सो ये जो डाईहेलो कार्बीन है, दे आर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिक है, क्योंकि हैलोजन के आने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ गई है। ठीक है, सो पहली बात, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल। सो पहली चीज तो ये है, दे आर लेस स्टेबल। लेकिन इनमें भी माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट वाले को अगर हम देखें, इनमें भी दोस्तों अगर हम सिंगलेट और ट्रिपलेट वाले को देखें तो हम क्या पाएंगे कि सिंगलेट वाला ट्रिपलेट से अधिक स्टेबल है। ठीक है, सिंगलेट वाला ट्रिपलेट डाईहेलो कार्बीन से अधिक स्टेबल। और उसके पीछे का जो लॉजिक है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो एक पी ऑर्बिटल बची हुई है एंड दैट इज एम्प्टी। सो यहाँ पे एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, और ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है ये हैलोजन के लोन पेयर के साथ क्या कर सकती है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे दोनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं, इट इज sp, दिस गाय इज sp होने के कारण जो यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल्स है, दे आर हाफ फिल्ड, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कोई भी एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है, और अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं होगी तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। प्लीज डू रिमेंबर, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल सिर्फ पाई बॉन्ड बना सकता है, बैक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से आप पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के लिए हमें एक और यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, होता है नहीं। तो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा लोग बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी दूर नहीं हो पा रही है। यहाँ पर तो इनफैक्ट हैलोजन के माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ से हैलोजन माइनस आई लगा रहा है, जो कि यहाँ पर भी लगा रहा है, बट यहाँ पे हैलोजन माइनस आई के साथ साथ प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है, तो जिस कारण से दिस गाय इज मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि अगर हम बच्चों यहाँ पे दोस्तों एक और चीज याद रखना कि अगर हम, ठीक है, डाई फ्लोरो और डाई आइडो ट्रिपलेट सिंगलेट कार्बीन की बात करें तो बच्चों डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन डाई आइडो सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, सो बेसिकली सिंगलेट कार्बीन में फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। सो मैंने जगह के कारण सिर्फ फ्लोरीन और आयोडीन को मैं बता रहा हूँ कि फ्लोरीन वाला जो डाईहेलो कार्बीन होता है सिंगलेट वाला, वो सबसे स्टेबल होता है।
फ्लोरीन वाला डाइहेलोकार्बीन सबसे स्टेबल होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है, आयोडीन में बैक बॉन्डिंग सबसे बुरी होती है। फ्लोरीन छोटा होता है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है तो बैक बॉन्डिंग एफिशिएंट होती है। आयोडीन बड़ा होता है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लंबा है तो बैक बॉन्डिंग एफिशिएंट नहीं होती है। तो बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट बैक बॉन्डिंग ये वाली डाइआयोडो सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल देन डाइफ्लोरो सिंगलेट कार्बीन। कई बच्चे इसका उल्टा कर देते हैं, सर फ्लोरीन में माइनस आई अधिक लगेगा। बेटा माइनस आई तो लगेगा, लेकिन माइनस आई के साथ साथ जब हम प्लस एन भी जोड़ देते हैं तो ओवरऑल फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगता तो यस ये लेस स्टेबल होता, बट इंडक्टिव प्लस मेसोमेरिक दोनों लग रहा है, इंडक्टिव प्लस बैक बॉन्डिंग दोनों लग रहा है, तो वहां पर हमारा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का दोस्तों आपने ध्यान रखना है, और इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो बच्चों सारा कार्बीन का फंडा क्लियर रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक कार्बीन के बारे में बात की, और अब बारी है दोस्तों कार्बीन के बाद जो अगला स्टेप होगा उसके बारे में बच्चों बात करने की। सो दोस्तों यहाँ पर हमने अब तक सेकेंड स्टेप की जब हम बात कर रहे थे, सो हमने दोस्तों CHCl3 लिया, उसको NaOH से ट्रीट किया या NaOH या KOH से ट्रीट किया, CCl3 माइनस बना। ये CCl3 माइनस ने एक Cl माइनस को लूज आउट कर दिया बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्शन, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, डाइहेलोकार्बीन। अच्छा यहाँ पे जो डाइहेलोकार्बीन है वो कौन सी वाली बनेगी, सिंगलेट या ट्रिपलेट? गाइस रिएक्शन में वो कार्बीन हमेशा बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है। सो हैलोजन में कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, सिंगलेट। तो हैलोजन वाले केस में हमेशा सिंगलेट कार्बीन आप फॉर्म करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सिंगलेट कार्बीन बनेगी, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन वाली कार्बीन बन रही है, CH2 कार्बीन बन रही है, तो आप ट्रिपलेट वाली बनाएंगे बिकॉज दैट वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो सिंगलेट कार्बीन का दोस्तों रीमर-टीमर रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा। अब ये सिंगलेट कार्बीन ही हमारी इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये दोस्तों कैसे बिहेव करेगी इसके बारे में आते हैं। सो जब हम फिनॉल, एंड द करेक्ट थिंग इज रीमर-टीमर रिएक्शन में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। सो जब हम फिनॉक्साइड आयन को लेते हैं और इसके ऊपर जब हम इस कार्बीन को छोड़ते हैं, सो रिएक्शन किस तरीके से होती है इसको आइए देखते हैं। रिएक्शन दोस्तों किस तरीके से होती है इसको आइए देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये डाइहेलो सिंगलेट कार्बीन, ये हमारा फिनॉक्साइड के ऊपर अटैक करता है। अब बताओ बच्चों ऐसी रिएक्शन में क्या होता है? ऐसी रिएक्शन में दोस्तों बताइए क्या होता है? हर ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होती है, और उसके बाद एक इस तरह का नॉन एरोमेटिक स्पीशीज फॉर्म करता है, और जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया वहीं से दोस्तों H+ निकल जाएगा और हमारा हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। दैट्स हाउ द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, दैट्स हाउ द ऐसी रिएक्शन टेक प्लेस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दोस्तों क्या होगा समझते जरा इस चीज को। सो हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, बहुत अच्छी बात है, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन। हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन। सो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये हमारा ऑर्थो साइड पे अटैक करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये दोस्तों हमारा ऑर्थो साइड पे अटैक करेगा। चलो अटैक करा देते हैं। रेजोनेंस के कारण ये O का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। रेजोनेंस के कारण माय डियर फ्रेंड्स O का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है। नेगेटिव चार्ज मतलब बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है ये हमारा बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन के ये लोन पेयर दोस्तों हमारा डाइक्लोरोकार्बीन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। कार्बन का लोन पेयर और कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल ये दोनों दोस्तों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन से हमको ये स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों इस बॉन्ड फॉर्मेशन से हमको इस स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म होगा और इस बॉन्ड फॉर्मेशन से इस स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। देखो बेटा कार्बन का ये लोन पेयर और कार्बन का ये एम्प्टी ऑर्बिटल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे।
इस बॉन्ड में इसका कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका लोन पेयर इस्तेमाल हो रहा है। सो लोन पेयर जाने के कारण इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, बट चूंकि ये पहले से नेगेटिव था, एक प्लस भी आ जाएगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसके 4 बॉन्ड है न्यूट्रल। लेकिन ये जो कार्बन है इसके पास 3 बॉन्ड हो गए, एक ये और एक ये, और साथ में इसका लोन पेयर, तो इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। तो ये कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर वेरी वेल। आपने बच्चों इस स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से अप्रिशिएट करना है, क्योंकि सारा का सारा खेल बच्चों इसी स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है। ये चीज देख लो यार, यही बनाया था ना, डबल बॉन्ड O CH CCl2, डबल बॉन्ड O CH CCl2, ठीक है। ये दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर है, और इस चीज को दोस्तों आपने अपने मन में, अपनी कॉपी में, हर जगह इसको अच्छे से लिख लेना। सो कार्बन का जब बच्चों फिनॉक्साइड आयन पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा तो बच्चों ये स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज में जरा समझिएगा, इस चीज में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, यस बच्चों, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, एंड वी हैव कार्ब एनायन। बच्चों ये क्या है, ये कार्ब एनायन है। बच्चों याद करिए, ग्रिग्नार्ड रीजन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि ग्रिग्नार्ड रीजन क्या देता है, कार्ब एनायन देता है। और मैंने आपको कार्ब एनायन के केस में क्या बताया था, कार्ब एनायन आर एक्सीलेंट बेस। बच्चों कार्ब एनायन क्या होते हैं, बहुत ही जबरदस्त बेस होते हैं, बहुत प्यारे बेस होते हैं, ठीक है। सो अब बच्चों समझिएगा, जस्ट इस चीज को अपने बैकग्राउंड में याद रखिएगा कि कार्ब एनायन आर एक्सीलेंट बेस, ठीक है। और अब चलिए अपने एसिड रिएक्शन पे वापस से लौटते हैं। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था एसिड रिएक्शन में क्या होता है, पहले बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। कहाँ पे अटैक होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और फिर जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया वहीं से H+ निकल जाएगा टू मेक थिंग्स एरोमेटिक। सो यहाँ पर भी हमने अपने एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया, ये बन गया। और अब दोस्तों हमने क्या करना है, H+ को हटाना है, चीजों को वापस से एरोमेटाइज करने के लिए H+ को हटाना है, क्योंकि अभी ये कार्बन sp3 है एंड दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। सो फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल बच्चों अब हमने इस मॉलिक्यूल से H+ को इजेक्ट करना है, और H+ कहां से निकालोगे बेटा, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वहीं से तुमने H+ निकाला। तो चलिए यहां से हम लोग अब H+ निकालते हैं। जब हम दोस्तों यहां से H+ निकालेंगे, तो H+ हमने निकाल दिया दोस्तों। जब हमने यहां से H+ निकालेंगे तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो H+ है ये H+ मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाने पाएगा। ये जो H+ है ये H+ बच्चों मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाने पाएगा। द रीजन इज बच्चों यहाँ पर इस H+ के पास बहुत तगड़ा बेस इसका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। कौन वो तगड़ा बेस इसका इस्तेमाल कर रहा है, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो H+ निकलेगा वो मॉलिक्यूल के बाहर नहीं निकल पाएगा, उसको निकलते ही कौन उसको अटैक कर लेगा, CCl2- उस पे अटैक कर लेगा, ठीक है। सो द थिंग इज ये CCl2- ही इस H+ को ले लेगा, ये CCl2- ही दोस्तों इस H+ को ले लेगा। ये चीज बच्चों समझिएगा। तो जो CCl2- है ये बच्चों इस H+ के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसको पकड़ देगा, एक तरह से इसको बच्चों पकड़ देगा। सो यहाँ से H+ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और ये माइनस चार्ज हमारा रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच जाएगा। और देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, ये रिंग हमारी एरोमेटिक होगी, ठीक है, वापस से एरोमेटिक होगी, फ्रॉम नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन में H+ निकलते ही बंदा एरोमेटिक हो जाएगा, और ये जो H+ है मॉलिक्यूल के बाहर नहीं जाने पाएगा, इसको हमारा CCl2- पकड़ लेगा और बन जाएगा क्या, CHCl। दैट इज द थिंग, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज डू रिमेंबर। बिना इस हाइड्रोजन के दोस्तों, प्लीज याद रखना, बिना इस हाइड्रोजन के ये CCl2- CHCl2 में कन्वर्ट नहीं होता। अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना बच्चों। अगर बेंजीन रिंग में ऑर्थो साइड पे हाइड्रोजन नहीं होता, अगर बच्चों बेंजीन रिंग में ऑर्थो साइड पे ये हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये CCl2- CHCl2 में भी कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इस CCl2- को CHCl2 में कन्वर्ट करने के लिए H+ चाहिए, और रिएक्शन में रीमर टीमन में जो मीडियम है दैट इज बेसिक। So in basic medium you can't get H+, so you will only get H+ from this hydrogen, ठीक है।
तो यहाँ पे समझना इस बेंजीन से निकला हुआ ये H+ हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी ने इस CCl2- को CHCl2 में कन्वर्ट किया है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो CCl2- भी CHCl2 में कन्वर्ट नहीं होता, CCl2- CHCl2 में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज है। सो वी हैड मेड आवर दिस थिंग एंड ऑलमोस्ट बच्चों हम प्रोडक्ट के बहुत करीब आ गए। अब बच्चा लोग क्या होगा, सो अब ये जो हमारा जो स्पीशीज है दोस्तों, ये जो हमारा स्पीशीज है O- CHCl2, ठीक है बच्चों, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है दोस्तों, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा बच्चों एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमने बेसिक मीडियम तो दिया ही हुआ है, पूरे के पूरे रिंगर टीमन में शुरू से लेकर अंत तक बेसिक मीडियम ही मौजूद है। सो दोस्तों यहाँ पे भी एक दूसरी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, टिपिकल SN2 रिएक्शन होगी, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड को अगर हम एक्वस NaOH से ट्रीट कर दें तो बच्चों ROH में कन्वर्ट हो जाता है, टिपिकल SN2 रिएक्शन। ठीक है, एल्कोहलिक NaOH से ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक NaOH के साथ हीट करेंगे तो E2 होती है, और एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे तो SN2 होती है। तो हम दोस्तों यहाँ पे उसी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे जो CHCl2 में जो क्लोरीन है, ये CHCl2 में मौजूद क्लोरीन हमारे NaOH के साथ क्लासिक SN2 रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि NaOH की कोई कमी नहीं है। सो OH- in, Cl- out, and you will form NaCl. Since NaCl is a waste thing, you don't need to write it in your answer. So Cl- गया, OH- आ गया, and you got this thing. अब बच्चों ये जो स्पीशीज होती है दोस्तों, ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज अनस्टेबल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि sp3 कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अनस्टेबल होते हैं, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp3 कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस लोन पे रिपल्शन। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर में ट्रिमेंडस रिपल्शन होगा, और इसी रिपल्शन के कारण यहाँ से तुरंत बच्चों पानी आप निकाल दीजिए। ठीक है, आप बच्चों तुरंत एक अच्छी चीज निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, एंड विद लॉस ऑफ दिस वाटर यू विल गेट दिस स्पीशीज क्या, आवर बेंजल्डिहाइड। यू विल गेट दिस स्पीशीज क्या, यू विल गेट दिस स्पीशीज क्या, सैलिसिल्डिहाइड। आपको बच्चों आपका सैलिसिल्डिहाइड दिखने लगेगा। बट गाइस वी डोंट हैव सैलिसिल्डिहाइड राइट नाउ, हमारे पास क्या है, सैलिसिल्डिहाइड का सॉल्ट है। और इस सॉल्ट को मेरे प्यारे बच्चों, इस सॉल्ट को इस O- को OH में कन्वर्ट करने के लिए, इस O- को इस OH में कन्वर्ट करने के लिए यू रियली नीड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बच्चों अगर आपने सोल्यूशन में एसिड वाला पानी नहीं डाला, then this O- will not get converted into OH. So if you don't add acidic water, you will get a salt. You will get a salt of salicylic. Yes, you will get salicylic, but in the form of salt. But if you will add acid वाला पानी, then you will get proper salicylic. That is the thing. ठीक है, कई बार एग्जाम वगैरह में इस चीज को नहीं देते हैं, so that बच्चे एक्स्ट्रा एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है जो एसिड वाले पानी से होती है। सो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा किसी दूसरी रिएक्शन के बारे में ना सोचे, तो कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, बट वो ऑप्शन ही नहीं ऐसा देते हैं जिसमें कि सॉल्ट बना होता है, तो आप क्लियरली समझ जाते हैं कि ये चीज है। ठीक है, सो दैट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट बच्चों, दैट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, सो बट द करेक्ट थिंग इज, अगर आपसे प्रॉपर रीमर टीमन पूछा जाए तो आप इस स्टेप को जरूर लिखना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जरूर कराना अलग से, क्योंकि तभी से O- हमारा OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये चीज है। So the thing is, we got our salicylic, we got our orthosalicylic through this mechanism. Let's recap this entire mechanism so that we will get a good feeling. ठीक है, सो बच्चों देखिए रीमर टीमन की शुरुआत हमने कैसे की थी। सबसे पहले बच्चों हमने ये बोला था कि भाई रिएक्शन में जो इनॉर्मस बेसिक कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन में फिनॉल हमारा फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके CCl3- बनाएगा, और इस CCl3- में बहुत जबरदस्त लोन पे रिपल्शन है, तो यहाँ से एक Cl- निकल जाएगा और हमको न्यूट्रल CCl2 मिल जाएगा। और ये जो CCl2 इट्स इज कॉल्ड कार्बीन, और ये कौन सा कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन है। फिर हमने कार्बीन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा,
उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। कार्बन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑर्किड इनकम्प्लीट है। सो अब ये फिनॉक्साइड एंड के ऊपर हमारा कार्बन अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे अटैक करेगा और कुछ इस तरह से हमारा ये स्पीशीज फॉर्म होगी। बच्चों ये जो स्पीशीज है अपने आप को एरोमेटिक करने के लिए H+ लूज करेगी और जैसे ही H+ निकलेगा उस H+ को हमारा बगल में बैठा हुआ CCl2- बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज तुरंत उसको पकड़ लेगा क्योंकि कार्बन माइनस इज अ वेरी गुड बेस। तो ये तुरंत इस H+ को पकड़ लेगा और हमको ये चीज मिल जाएगी। अब ये जो चीज है इसके ऊपर क्या होगी? हमारी टिपिकल SN2 रिएक्शन और Cl- की जगह पे 2 OH आ जाएंगे ऐसे बेसिक हाइड्रोलिसिस के बाद। ये 2 OH के बाद ये स्पीशीज अनस्टेबल होगी तो वाटर लूज करके एल्डिहाइड बना देगी एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर हमारा सीन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, कंसेप्ट को बच्चों समझना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको एक कंसेप्ट को समझना है और वो बच्चों कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए आपको बच्चों एक कंसेप्ट को समझना है कि अगर मान लीजिए दोस्तों हमको रिएक्शन में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है और वो बच्चों कंसेप्ट है हमारा कि अगर मान लीजिए हमको फिनॉल की जगह पर ये मिल जाता है, दोस्तों अगर मान लीजिए हमको फिनॉल की जगह पर ये मिल जाता है और अब हम दोस्तों अगर रीमर-टीमन रिएक्शन कराते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन कराते हैं, सारे रिएजेंट्स हम वही ले रहे हैं, उसके लिए मैं टेंशन नहीं लूँ। मैं बच्चों प्रोडक्ट की रिजियो सेलेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि हमारा कहाँ पे अटैक होगा। तो बच्चों आप समझिएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों समझिएगा क्योंकि इस पॉइंट पर हाइड्रोजन है नहीं दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। हाइड्रोजन अगर नहीं है तो यहाँ पे बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो चूंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे हम ऐसी रिएक्शन नहीं कराएंगे। सो आप अपनी ऐसी रिएक्शन को यहाँ पे करा सकते हो, बट इस प्रोडक्ट को हम बहुत फेवर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इतने सारे 3 बड़े बड़े ग्रुप्स का एक साथ लगना इज नॉट गुड। सो आई विल से दिस इज गोइंग टू बी आवर माइनर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली फॉर्म बट इट विल नॉट बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो चीज आपको एनालाइज करनी है वो ये करनी है कि फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो रिएक्शन कहाँ होगी? पैरा पे होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बच्चों रीमर-टीमन रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। बट द बेस्ट पार्ट एंड द स्ट्रेंजेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज in addition to these two things, बच्चों in addition to these two things, you will also get a very very peculiar, you will also get a very very special product. You will also get a very very special product here, and that special product is this. हमें बच्चों यहाँ पर एक और स्पेशल प्रोडक्ट का दोस्तों फॉर्मेशन होता है और वो बच्चों स्पेशल प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, सो दिस स्ट्रेंज लुकिंग प्रोडक्ट, बच्चों this strange looking product is actually the beauty of Riemann-Tiemann reaction and it is very interesting to know how this product is formed. ठीक है, बहुत ही मजा आता है बच्चों इस प्रोडक्ट को फॉर्म कराने में और यही बच्चों हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एबनॉर्मल रीमर-टीमन प्रोडक्ट। ये हमारा बच्चों रीमर-टीमन का एबनॉर्मल प्रोडक्ट होता है। I hope there is no problem in this product. I hope there is no problem in this product. So now we are only interested in knowing how this abnormal product is formed. ठीक है, चलिए बच्चों इस abnormal product के बारे में बात करते हैं। देखिए इस abnormal product को अगर हम समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग अपने इस पार्ट में ही इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। बच्चों देखिए अगर हम लोग अपने मॉलिक्यूल में लेट्स से हमने जो लिया था वो ये मॉलिक्यूल लिया, हमारे पास दोस्तों लेट्स से
दोस्तों हमारे पास लेट से ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, रिएक्शन के दौरान पहले फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन के दौरान फिनॉल पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है दोस्तों, इसके ऊपर अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दोस्तों ये जो फिनॉक्साइड आयन है, अब इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा पे अटैक करेगा, इस वाले ऑर्थो पे करेगा, वो सब हम जानते हैं, और वहां पे हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोडक्ट बनेगा। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोडक्ट। अब देखिए एबनॉर्मल प्रोडक्ट में क्या होगा, मान लीजिए दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक कर देता है। यस, अटैक कर दिया, ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ना होने के कारण रिएक्शन एक डिफरेंट पाथ में चली जाएगी, डिफरेंट रूट में चली जाएगी, बट रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। सो अगर मान लीजिए दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पे अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है बच्चों, जहां पे मिथाइल मौजूद है। देखिए ओ को हमने रेजोनेंस करा करके, ओ का रेजोनेंस करा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओ का जब हमने रेजोनेंस कराया तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हमारी सिंगलेट कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज दोस्तों हमारा सिंगलेट कार्बन पे अटैक करेगा और उसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, उसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना करके कुछ ये चीज फॉर्म होगी, ठीक है। बस हमारे इस बार जो मॉलिक्यूल है उसमें इस H की जगह पर क्या मौजूद है, CH3। इस बार दोस्तों हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें इस H की जगह पर क्या मौजूद है, CH3 मौजूद है, ठीक है। सो ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों बस H की जगह पर क्या मौजूद है, CH3 मौजूद है। सो कार्बीन आया, कार्बीन इस नेगेटिव चार्ज के साथ इस लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एमटीपी ऑर्बिटल, कार्बीन की एमटीपी ऑर्बिटल इस लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए प्लस लोन पेयर, तो इट इज नेगेटिवली चार्ज। अब इसके बाद क्या होता था बच्चों, इसके बाद क्या होता था, इसके बाद H+ निकलता था, H+ निकलने के बाद ये बंदा न्यूट्रल हो जाता था और उसके ऊपर 2 बार SN2 रिएक्शन करके Cl की जगह OH आता था, फिर पानी निकल के एल्डिहाइड बन जाता। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर H मौजूद नहीं है, because of absence of hydrogen, because of absence of hydrogen, because of absence of hydrogen at this position, now a reaction will not proceed in the normal manner. रिएक्शन हमारी अब नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे H+ नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो H+ रिलीज नहीं होगा, H+ रिलीज नहीं होगा, बंदा एरोमेटिक नहीं बन पाएगा। चलो ठीक है, हमने उस स्टेप को इग्नोर कर दिया, हमने उस स्टेप को स्किप कर दिया कि H+ निकलता, उस H+ को ये C- ट्रैप करके गामा गाई बढ़ाता, लेकिन यहाँ पे H+ नहीं है तो नहीं होगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये बन गया। अब यहाँ पे आके क्या होगी, रिएक्शन एक तरह से डेड एंड पे आ गई है। अब ये डेड एंड क्यों है ये मैं बताता हूँ। पहली बात, H+ निकलेगा नहीं तो बंदा एरोमेटिक होगा नहीं। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी, यहाँ पर आप इन दोनों Cl को हटा करके OH भी नहीं लगा सकते बच्चों, क्योंकि ये कार्बन है नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर हम, ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस OH- को इस कार्बन पे अटैक करा के SN2 भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आने वाले OH- को भी रिपेल करेगा ना। नॉर्मली वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने दोस्तों रिएक्शन कहाँ कराई थी, पहले हमने दोस्तों रिएक्शन कहाँ कराई थी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कराई थी। ये कार्बन न्यूट्रल है, इसके कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर Δ+ चार्ज है Cl के कारण, तो इस पे OH- का अटैक हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर क्या OH- बेइज्जती कराने आएगा, क्या नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर OH- बेइज्जती कराने आएगा, OH- अटैक क्यों करेगा नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों SN2 रिएक्शन भी नहीं होंगी, बंदा एरोमेटिक भी नहीं बन पा रहा है, बंदे में SN2 रिएक्शन भी नहीं हो रही है, तो बंदा CHO बन जाए वो भी नहीं होगा। सो बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे डेड एंड पे आ गई, ये रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे डेड एंड पे आ गई। देखिए बच्चों, चीजें बन रही हैं, चीजें बन रही हैं, बट वो चीजें स्टेबल नहीं, चीजें बन रही बच्चों
बट वो चीजें दोस्तों हमारी स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो ये बंदा हमारा नॉन एरोमेटिक है, एंड बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक ये लेस स्टेबल, दैट इज द थिंग। सॉरी, ठीक है। सो ये नॉन एरोमेटिक है, लेस स्टेबल स्पीशीज यहाँ पे दोस्तों फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये रिएक्शन यहाँ पे डेड एंड पे आके रुक गई। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जब रीमर टीमन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब रीमर टीमन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, देन यू नीड टू ऐड एसिड वाला पानी। तब बच्चों आपको एसिड वाला पानी डालना होता है। सो अब अगर आप एसिड वाला पानी डालते हो दोस्तों, अब अगर आप एसिड वाला पानी डालते हो दोस्तों, अब अगर आप एसिड वाला पानी डालते हो तो ये बंदा, अब अगर आप एसिड वाला पानी डालते हो तो ये बंदा एसिड वाले पानी से H+ ले लेगा और आपको ये बना देगा, ठीक है। ये बंदा एसिड वाले पानी से H+ लेगा और ये बना देगा। और अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चों सवालों में एसिड वाला पानी नहीं भी दिया हुआ है तो भी दोस्तों एक्वस NaOH में मौजूद वाटर, बच्चों एक्वस NaOH में मौजूद वाटर, ये CCl2- इस वाटर से भी H+ ले सकता है दोस्तों। ये CCl2- इस वाटर से भी H+ ले सकता है और इस वाटर से H+ लेकर के अपने आप को CHCl2 बना देगा। बट द थिंग इज इट्स बेटर इफ यू ऐड एडिशनली एसिड वाला पानी। सो हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन के लास्ट स्टेज में फिनॉक्साइड आयन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए एसिड वाला पानी डालते हैं। सो उसी स्टेप के दौरान ये CCl2- H+ में तब्दील हो जाएगा। और चूंकि अब आपने एसिड वाला पानी डाला है तो अब इसमें बच्चों फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने अगर एसिड डाल दिया तो आपका सारा NaOH खत्म हो गया और हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ ही होती है। तो चूंकि NaOH खत्म हो गया है एसिड डालते ही, तो अब इसमें CHO का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट, एंड सर्टेनली दिस प्रोडक्ट इज नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। सो इसका फॉर्मेशन उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्म होता है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल में रीमर टीमन रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये मिलता है, दिस इज योर सर्टेनली मेजर, और साथ में माय डियर फ्रेंड्स आपको ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी बनता है। ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? जहां पे हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर कार्बन वहां पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे एबनॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब देखो इसमें, अब आपको एक मजेदार चीज ये भी बता देता हूं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल में दोस्तों, अगर हम इस मॉलिक्यूल में रीमर टीमन रिएक्शन करें दोस्तों, अगर हम इस मॉलिक्यूल में रीमर टीमन रिएक्शन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, ना यहाँ पे हाइड्रोजन, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, कहीं पर भी बच्चों हाइड्रोजन नहीं। सो बच्चों नॉर्मल ऐसी रिएक्शन कहीं पर भी नहीं हो सकती है, नॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन कहीं पर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉलिक्यूल को क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्या है हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट, जो कि क्या है दोस्तों हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ हमको बस ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे हमको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो रीमर टीमन रिएक्शन में नहीं होगी। एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि एबनॉर्मल प्रोडक्ट तब बनता है जब हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, जो कि दोस्तों आपने ध्यान रखना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको रीमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म पता चल गई है, सो अब आपके लिए जेई एडवांस का सवाल बहुत ही बच्चे वाला सवाल हो गया। अब आपको बच्चों इस सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हम बच्चों इस मॉलिक्यूल पे रीमर टीमन रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम इस मॉलिक्यूल पे रीमर टीमन रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों ये प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गई होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट बनेगा
और सर्टेनली बच्चों ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट दोस्तों हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। एक मन में डाउट ये आता है कि सर दूसरी तरफ जो ऑर्थो खाली है, जो यहाँ पे दूसरी तरफ ऑर्थो खाली है, क्या वहां पे दोबारा से CHO का फॉर्म अटैक नहीं हो सकता है क्या? तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दें, रीमर टीमर रिएक्शन एक तरह की ऐसी रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब तेज होती है? जब मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में अच्छे से होती है जहां पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में OH लगा है, CH3 लगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार जब यहाँ पे CHO आ जाएगा तो CHO के आने से यहाँ पे ये जो CHO ग्रुप लगा है, ये CHO ग्रुप अपनी प्रेजेंस के कारण अपना -I-M लगाएगा। तो इसके -I-M के कारण इस मॉलिक्यूल पे अब सेकेंड टाइम ऐसी रिएक्शन और रीमर टीमर कराना पहले वाले मॉलिक्यूल ओरिजिनल मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। सो बच्चों यहाँ पर बिकॉज ऑफ CHO का -I-M लग रहा है, तो अब यहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये बनेगा, लेकिन इसके बाद जब दोबारा से CHO आएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी मेजर। ये बच्चों मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। ये CHO का अटैक हो सकता है, दोबारा से रीमर टीमर हो सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लो, स्टेरिक हिंड्रेंस के भी कारण और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के भी कारण। ठीक है, तो ये बच्चों मेजर नहीं होगा, ये दोस्तों मेजर नहीं होगा क्योंकि CHO इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं, मैंने बच्चों आपको जो प्रोडक्ट बताया हुआ है उसमें ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बताया हुआ है। मैंने आपको जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसमें दोस्तों ये होता है हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट। इन सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक होता है। सो बिकॉज ऑफ इट्स नॉन एरोमेटिक नेचर इट इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट। सो इस सवाल का जो दोस्तों आंसर था जेईई एडवांस 2013 का, बहुत प्यारा सवाल है। मुझे बच्चों आज भी याद है कि जब ये सवाल आया था एग्जाम में बहुत मजा आया था बच्चों। लोगों ने रीमर टीमर की मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल था और इस सवाल से हमें रीमर टीमर की मैकेनिज्म को डिटेल में समझने में बहुत हेल्प मिलती है। ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल 1995 में भी एक बार आ चुका है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल IIT JEE में 1995 में भी आ चुका है और उसके बाद से बच्चों ये सवाल 2013 में जाके रिपीट हुआ। IIT में हमेशा बच्चों मैं कहता हूँ कि सवाल रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। सो इस चीज को याद रखना, ये एक बहुत प्यारी सवाल है। मैं JEE मेन के तो सवालों को ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि JEE मेन के तो सवाल अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे अगर आप इन सारी चीजों को समझ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है दोस्तों इस कंसेप्ट की। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है हमारी इस कंसेप्ट की कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसको आइए चलिए अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हमको दोस्तों कार्बीन के विषय में एक बात को जानना होगा कि कार्बीन में एक रिएक्शन बड़ी अच्छे से होती है, इंसर्शन रिएक्शन। कार्बीन सर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इंसर्शन रिएक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो अगर हम बच्चों दोस्तों अगर हम एल्कीन के ऊपर कोई कार्बीन को छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम एल्कीन के ऊपर किसी कार्बीन को छोड़ देते हैं, सो एल्कीन कार्बीन से रिएक्ट करके एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसकी जगह पे जो हमारा कार्बीन है वो उसके साथ दो बॉन्ड बना करके साइक्लोप्रोपेन बना देगा। दिस इज द बेस्ट मेथड गाइस, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, आपको दोस्तों मैं ये भी बता देता हूं यहां पर reactions by which you can generate carbene, reactions by which you can generate carbene, इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, कार्बीन बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों, नंबर 1 तरीका जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम लैब्स वगैरह में रिएक्शन कर रहे होते हैं कार्बीन की, तो कार्बीन में जो रिएक्शन सबसे ज्यादा आसानी से होती है, कार्बीन बनाने के लिए जो रिएक्शन सबसे ज्यादा आसानी से होती है, कभी भी हमको अगर कार्बीन चाहिए तो हम वही रिएक्शन हमेशा सोचते हैं। जैसे आपको कहीं पे अगर आग जलानी है तो आप क्या सोचोगे, माचिस लाओ। आग जलाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, माचिस लाइए। लाइटर से भी बेटर चीज क्या होती है, माचिस लाइए, सबसे बेस्ट चीज। तो इसी तरह से
कार्बीन को भी कभी भी आपने बनाना है तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों क्या होता है, डाइजोमीथेन। बच्चों डाइजोमीथेन इज द बेस्ट वे टू जनरेट कार्बन। डाइजोमीथेन हमारा बच्चों कार्बन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि डाइजोमीथेन में मौजूद है दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप N2। ये तुरंत कट लेता है और हमको दे देता है क्या, कार्बन। ठीक है, इट इज द बेस्ट मेथड। इस रिएक्शन में कार्बन इतनी तेजी से बनता है, इतनी तेजी से बनता है कि इस बनने वाली कार्बन को हमने रिएक्ट होने से रोकना होता है, इतनी तेजी से बनता है। मुझे दोस्तों आज भी याद है जब ये रिएक्शन हम लोग लैब में कर रहे थे तो हम लोगों के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फैज खान सर IIT कानपुर में, तो उन्होंने दोस्तों मुझको इसके फॉर्मेशन के दौरान इसके विषय में काफी कुछ बताया था। उन्होंने बताया था कि इस कार्बन जो होते हैं दे आर सो रिएक्टिव दैट दे कैन रिएक्ट विद योर सेल टिश्यूज। ये आपकी स्किन में मौजूद, आपके सेल में मौजूद जो वेरियस बॉन्ड्स होते हैं उनसे रिएक्ट कर सकता है, तुरंत रिएक्ट कर सकता है। कार्बन आर वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। सो इसलिए कभी भी आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको बच्चों ग्लव्स पहनने बहुत बहुत जरूरी होते हैं। आपको ग्लव्स पहनना होता है, प्लस इस रिएक्शन में N2 वगैरह भी निकले, हालांकि N2 इज नॉट टॉक्सिक, बट ये जो डाइजोमीथेन हम लोग यूज करें ये बच्चों बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है। सो किसी भी तरीके से आपको इसके फ्यूम वगैरह इनहेल नहीं कर, सो आपको मास्क लगाना है, आपको फ्यूम हिट मोड के अंदर बच्चों ये रिएक्शन करनी है। मतलब इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारा बच्चों आपने प्रिकॉशन लेना होता है। एक ये रिएक्शन के दौरान सर ने बताया कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना होता है, प्लस एक पिक्रिक एसिड की रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना होता है, बिकॉज पिक्रिक एसिड इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव थिंग। ठीक है, सो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है और रिएक्शन एकदम झटपट हो जाती है। मतलब जैसे जिस शरबत बनाया ना, चीनी मिलाई काम खत्म, वैसे ये रिएक्शन हो जाता है। सो इसमें कार्बन तुरंत बन जाता है और आपको उसमें तुरंत बस उसमें रिएजेंट डाल करके इसको रिएक्ट कराना होता है। अगला तरीका होता है कार्बन बनाने का, वी कैन टेक CH2I2, इसमें जिंक कॉपर डाल देंगे तो ZnI2 निकल जाएगा और हमको कार्बन मिल जाएगी। ठीक है, हमको दोस्तों कार्बन मिल जाएगी। तीसरा तरीका अभी आपने जाने है, CHCl3 में हम लोग KOH अगर डाल दें तो भी हम लोगों का कार्बन बन जाता है। ठीक है, तो भी दोस्तों हमारा कार्बन बन जाता है। तो ये दोस्तों कुछ तरीके होते हैं कार्बन बनाने के जो कि दोस्तों आपने ध्यान में रखने होते हैं। अब कार्बन, चलो तो मैं इनमें से कोई भी तरीका मिल सकता है आपको बच्चों, एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई भी तरीका मिल सकता है कार्बन बनाने का। आपने इनसे जो कार्बन बनेगी उसमें हो क्या कर सकता है। सो रिएक्शंस गिवन बाय कार्बन, रिएक्शंस गिवन बाय कार्बन बच्चों पूरे के पूरे हमारे क्लास 11th और 12th के सिलेबस में, पूरे के पूरे IIT JEE और नीट के सिलेबस में वो रिएक्शन जो कार्बन की हमारे लिए जरूरी है उनमें से एक होती है रीमर-टीमर रिएक्शन और दूसरी होती है एल्कीन पे होने वाली इंसर्शन रिएक्शन। कभी भी अगर हमको कोई भी एल्कीन दी हुई है, कभी भी अगर हमको कोई भी एल्कीन दी हुई है तो हम उसके ऊपर अगर कोई भी बच्चों कार्बन डाल दें, ठीक है, तो बस वो कार्बन आएगी और एल्कीन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कार्बन आएगी और एल्कीन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास दो कार्बन है, सॉरी आपके पास दो एल्कीन है, मान लीजिए दोस्तों आपके पास दो एल्कीन है और कार्बन एक ही है, तो ऐसे में सवाल आता है कहाँ पे इंसर्शन होगी। बच्चों कार्बन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। इलेक्ट्रोफाइल इज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सो वो पाई बॉन्ड जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ पे दो तरफ से प्लस आई और प्लस H दोनों लग रहा है, तो जिस कारण से काफी इलेक्ट्रॉन रिच है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड पे इंसर्शन होगा, यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन होगा, दैट्स द वे दिस रिएक्शन गोज ऑन। ठीक है, जस्ट सीधे सीधे पाई बॉन्ड के ऊपर इंसर्ट कर देना, दैट इज द थिंग। सो एक होती है रीमर-टीमर रिएक्शन, एक होती है इंसर्शन रिएक्शन। सिर्फ 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 यही दो रिएक्शन कार्बन के आपको याद करनी है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन याद हो गई हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको अपना वो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, कैसे ये नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो देखो ये मॉलिक्यूल है, रिएक्शन के दौरान डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, रिएक्शन के दौरान
डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड मौजूद है और पाई बॉन्ड और कार्बन इंसर्शन रिएक्शन भी कैरी आउट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बच्चों इंसर्शन रिएक्शन हमने करा, हमने इस पाई बॉन्ड के ऊपर कार्बन की इंसर्शन रिएक्शन करा और इस इंसर्शन रिएक्शन से हमको ये स्पीशीज फॉर्म होंगी। बच्चों इस स्पीशीज में आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे जो इकलौता जो चीज है, जो लफड़े की चीज है, क्या वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग। यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग इज नेवर इज फेवरेबल, अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होती है, एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो ये जो 3 मेंबर रिंग बनेगी ये आगे चल के बिना आपके बोले ही फर्दर रिएक्ट करेगी। अब ये कैसे रिएक्ट करेगी जरा समझिएगा। हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है और हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है, हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है और हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है कि ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद दोस्तों, ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है, हमने इस बॉन्ड को तोड़ना और ऐसे तोड़ना है कि हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस जनरेट करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता दूं। पहली चीज, ये जो प्लस चार्ज है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा, दैट इज द थिंग। अगर आप यहाँ पे प्लस लाते हो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको स्टेबलाइज करेगा, अगर यहाँ पे माइनस लाओगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसे डिस्टेबलाइज करेगा, ये चीज। दूसरे यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसको 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, ये भी यहाँ पे फायदे की चीज है। सो आपने इस बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स ये है कि इस बॉन्ड को टूटने के बाद हमारी 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में तब्दील हो जाएगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो एक तीर से कई सारे शिकार हो रहे हैं, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा यहाँ पर सीन। तो ये जो प्लस चार्ज है तुरंत नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बना लेगा, अपने आप को सेट कर लेगा, स्टेबल कर देगा। अब ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है ये तो यार नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड बना के मस्त हो गया। तो ये जो प्लस चार्ज है यार ये तो स्टेबल हो गया, ये तो स्टेबल हो गया। ये जो प्लस चार्ज है इसने तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। अब ये माइनस चार्ज अपने आप को क्या करे, ये माइनस चार्ज अपने आप को क्या करे बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है ये भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है अगर हम यहाँ से किसको निकाल दें, Cl माइनस को निकाल दें। एंड यस, Cl माइनस का निकलना इज नेवर अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो अगर हम यहाँ से Cl माइनस को निकाल दें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और ऐसा करने में हमको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी ऐसा सोचने का चीज नहीं, बिकॉज क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ऐसा कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो हम यहाँ से Cl माइनस को निकाल देंगे और ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है जो लोन पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो Cl माइनस आउट एंड वी गेट दिस थिंग। अब ये जो N का प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के प्लस चार्ज स्टेबल तो है नहीं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को प्लस चार्ज पसंद तो है नहीं, तो ये भी अपने प्लस चार्ज को गायब करने के लिए एक H प्लस लूज कर देगा और जैसे ही H प्लस को लूज करेगा वी गेट अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, वी गेट अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, वी गेट अ सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन। हमको दोस्तों सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के मेटा पे क्लोरीन अटैच है, नाइट्रोजन के मेटा वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है। सो दैट्स हाउ ये चीज हमारी फॉर्म होगी। अब इस चीज में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें क्या, पहली चीज एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरी चीज 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में तब्दील हो रही है, तीसरी चीज यहाँ पर किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं मौजूद है। तो ये सारी स्टेबलाइजिंग फैक्टर इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, जिस कारण से बच्चों ये जो रिएक्शन है ये बहुत अच्छी खासी यील्ड में होगी। यहाँ पर हमको ये दोनों ही चीजें बहुत ही कंसिडरेबल मात्रा में बनती हैं। आपने इसको भी फॉर्म कराना है और आपने इसको भी फॉर्म कराना है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं, माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिए, अगर मैं ये रिएक्शन यहाँ पे कराता हूँ दोस्तों, अगर मैं ये रिएक्शन यहाँ पे कराता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे और 3 बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है
और आप कभी भी दोस्तों अपने किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ नहीं सकते। बच्चों आपका कोई भी स्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो सकता है, आपका कोई भी स्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो सकता अगर वहां पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। सो गाइस दिस इज अनस्टेबल, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस यू वोंट गेट दिस अनयूजुअल प्रोडक्ट। इस केस में बच्चों फ्यूरान के केस में रीमा T1 कराने पे आपको ये अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट, बच्चों आपको ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इस केस में O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे वो रिएक्शन कराते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ पे ये रिएक्शन कराते तो यस यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, उसी मैकेनिज्म के तहत। कैसे? सब कुछ वैसे ही जैसे आपको बताया, सब कुछ वैसे ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे को हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर भी होगा। सो आइए चलिए लास्ट में इस एग्जाम्पल को भी बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें दोस्तों याद रखना है, आपको बहुत बार क्लास 11 में बताया गया था कि भैया इस मॉलिक्यूल को याद रखो, ये है दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक, ये है दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोकार्बन। ये बच्चों दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों H+ निकलने के बाद, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से H+ निकलने के बाद यू गेट एन एरोमेटिक स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से ट्रीट करते हैं दोस्तों, अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म और NaOH से ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये है एक एसिडिक मॉलिक्यूल, ये बच्चों मॉलिक्यूल सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट करके ये स्पीशीज बनाएगा बिकॉज इट इज एरोमेटिक, बिकॉज इट इज एरोमेटिक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नॉन एरोमेटिक स्पीशीज NaOH से रिएक्ट करके इस एरोमेटिक स्पीशीज में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पर ये होगा, ये चीज समझना है। अब ये होगा, इसके बाद कार्बीन की इंसर्शन रिएक्शन होगी, कार्बीन की इंसर्शन रिएक्शन होगी, ये स्पीशीज फॉर्म होगी। अब इसमें 3 मेंबर्ड रिंग है तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ देने का है, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और हमने यहां से Cl- निकाल देंगे तो ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हमारे को ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी दोस्तों हमको हमारे को अपना एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन फ्यूरान के केस में एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। पायरॉल के केस में मिलता है, इस वाले केस में भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब बच्चों हमारे इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं जो आपने ध्यान में रखने का होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ और चीजें आपको डेटा आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने इस रीमर टीमन रिएक्शन को वाइंड अप करते हैं और इस धमाकेदार सेशन को भी दोस्तों खत्म करेंगे। बट धमाकेदार सेशन को खत्म करने से पहले कुछ इसी रीमर टीमन रिएक्शन से संबंधित ईल्ड वगैरह से संबंधित बच्चों एक डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से बच्चों इनहांस करेगी, ठीक है। चलिए उस पर ओके डियर फ्रेंड्स, बच्चों देखिए रीमर टीमन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो बच्चों बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, फिर फिनॉक्साइड आयन के ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी बच्चों रेडीमेड नहीं था, पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, कार्बन को जनरेट किया, फिर कार्बन अटैक करता है और उसके बाद फिर ये सब चीजें होती हैं। प्लस रीमर टीमन रिएक्शन में बहुत सारी हमारी अदर पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन की संभावनाएं होती हैं। सो बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन में जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की, दैट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड यील्ड, ठीक है। हमको जो प्रोडक्ट मिलता है थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत काम चलाऊ, बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि रिएक्शन में जो वैल्यू है, रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है दैट इज वेरी ग्रेट। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में थोड़ा सा भी प्रोडक्ट जो बनता है वो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो अगर हम अपने इस फिनॉल पे रीमर टीमन कराते हैं तो बच्चों आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें से कि मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो वाला होगा, क्योंकि फिनॉल रिएक्शन के दौरान फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिनॉक्साइड में ऑर्थो साइड इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज 20% और जो पैरा वाला है 10%। ये डेटा आपको सिर्फ नोट डाउन करना है,
ये इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कभी भी अगर सवालों में आपको ये डेटा दे दिया जाए तो आप ये मत सोचना कि 20% वाला माइनर है, नहीं भाई, ये 20% वाला ही मेजर है। रीमर टीमर रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप्स हैं और ज्यादा स्टेप्स होने पे यील्ड खराब हो ही जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, ये जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में हमने इसको इस रीजन से रिएक्ट करा है। किससे रिएक्ट करा है? CHFClBr। सो कैसे यहाँ पर रिएक्शन के दौरान ये फ्लोरीन फाइनली अटैच होगा, तो ये आपको बता देते हैं। देखो CHFClBr में आपको बस मैकेनिज्म अप्लाई करनी है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये CHCl3 की जगह CHFClBr लिया है हमने, 3 क्लोरीन की जगह पर 3 अलग अलग हैलोजन लिए। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी, समझते हैं। सबसे पहले बेस आएगा, H+ ले जाएगा, ठीक है। H+ चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अभी जो माइनस चार्ज है क्या करेगा, किसी एक हैलोजन को रिपेल करेगा। बताओ कौन सा हैलोजन पहले रिपेल आउट होगा? फ्लोरीन पहले इजेक्ट होगा, क्लोरीन इजेक्ट होगा, ब्रोमीन, सर्टेनली ब्रोमीन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा Br- इजेक्ट होगा। Br- इजेक्ट होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, सो वी गेट दिस कार्बीन। अब ये कार्बीन दोस्तों हमारी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी। ये कार्बीन हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी। किस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी? इस मॉलिक्यूल पे। और जैसा हमने रिएक्शन में कराया था, पहले ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होने के लिए इस कार्बोनाइन में कन्वर्ट होगा और इस कार्बोनाइन के ऊपर हमारी ये कार्बीन अटैक करेगी। कौन सी कार्बीन? CFCl, ठीक है। ये होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन ने क्या करना, अपन ने यहाँ पे इस 3 मेंबर्ड रिंग को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इस बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया। जब अपन इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। ये माइनस और प्लस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और ये माइनस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से किसी एक हैलोजन को इजेक्ट कराएगा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा हैलोजन निकलेगा? Cl- निकलेगा। तो यहाँ से Br पहले निकल गया, Cl बाद में निकलेगा। अल्टीमेटली कौन अटैच रहेगा? फ्लोरीन, ठीक है। अल्टीमेटली कौन अटैच रहेगा यहाँ पर? फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फ्लोरीन अटैच होगा and we get this aromatic species. So if you will follow the mechanism and step by step apply the things which I told you, then you will easily land up over this product, ठीक है। So इस तरीके से दोस्तों हमारी ये धमाकेदार रीमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने अपना रीमर टीमन वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग पोर्शन था। आपने इस मैकेनिज्म को एक बार 2 बार पेपर पे लिख करके प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फाइनली अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसको खुद से बिना देखे नोट डाउन करना है। प्लस जो मैंने आपको बच्चों अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बातें बताई हैं, जो मैंने आपको IIT JEE का जो सवाल बताया है, प्लस ये सब जो चीजें बताई हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। और आपको बच्चों अपने IIT JEE एग्जाम से पहले, नीट एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करने का होगा, ठीक है। इन चीजों को बच्चों आपने रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब रिवाइज कर लोगे तो बच्चों दुनिया का कोई भी एग्जाम का सवाल आपका रीमर टीमन के ऊपर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और मुलाकात करेंगे दोस्तों बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।